स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में मेरे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा जी हैं। 5 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, कई महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स के मंत्री रहे हैं, जैसे कि लोक निर्माण, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन। आज वो स्वदेश न्यूज के चैनल में आए हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी, आपका स्वदेश न्यूज के दफ्तर में और इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। जैसा कि मैंने आपको आपका परिचय दिया, बहुत ही कद्दावर नेता आप हैं कांग्रेस के इस वक्त। मेहरबानी आपकी, आप कद्दावर मानते जी। लेकिन जो कांग्रेस की जो स्थिति अगर हम बात करें, ये अक्सर आपसे पूछा भी जाता होगा कि कांग्रेस की जो स्थिति है, हम केंद्र की बात नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जी। आपके जैसे सीनियर लीडर सेटिस्फाइड है? देखिए, हम तो अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ते जाते हैं। जो रीति और नीति हमारी कांग्रेस की है, उसे आगे बढ़ाने में हम लोग मेहनत करते हैं, विश्वास रखते हैं और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता से अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। तो कांग्रेस निश्चित रूप से संघर्ष कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघर्ष का रास्ता लंबा ज़रूर होता है, लेकिन जब मंजिल मिलती है तो मंजिल स्थायी होती है। और कांग्रेस इस समय जनता के हर मुद्दे पे सरकार को घेरती है, कोशिश करती है सरकार को जनहित की बातों को मनवाने के लिए। पर ये चूँकि सरकार नकारा, गूंगी और बहरी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। लेकिन विपक्ष की भूमिका में हमारा एक सिपाही लगा हुआ है। आप कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका में लगा हुआ है। विपक्ष की भूमिका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आपको लगता है कि कांग्रेस एक बहुत अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है इतने सालों से? देखिए, कमलनाथ जैसा कद्दावर नेता मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, उस आदमी की अहमियत राजनीतिक हलकों में राष्ट्रव्यापी है। विदेशों में WHO हो, WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जी, हर वर्ष उन्हें बुलाया जाता है हर सम्मेलन में। तो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ राष्ट्रीय नेता होने के बाद वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठे हैं। वरना उन्हें तो कहा गया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए कांग्रेस के। जब इतने बड़े कद का व्यक्ति बैठा है, तो जो उनके साथ जुड़े लोग हैं, उनके सेकंड लाइन के लोग हैं, वो सारे विपक्ष की भूमिका में हर दिन किसी न किसी ज़िले में हम लोग आंदोलन करते हैं। कभी किसान के लिए, कभी बेरोजगार नौजवान के लिए, कभी वो शिक्षक मारा फिर रहा, लाठी खा रहा है, उसके लिए, कभी लहसुन प्याज के लिए। हम लोग हर उस विषय पे जो जनता से सीधा जुड़ा है, हम कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और गूंगी सरकार, बहरी सरकार के कानों तक पहुँचे। आप कह रहे हैं कि उनके जैसा कद्दावर नेता जो नेशनल इंटरनेशनल फेम है, क्या यही चीज़ जो वो उनका कद इतना बड़ा है, उससे दिक्कत आती है मध्य प्रदेश की राजनीति में? क्योंकि लोग यही कहते हैं, जितने भी जो उनके क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं समझ पाए, क्योंकि वो देश की राजनीति उन्होंने ज़िंदगी भर की है। इसी के कारण जो है आपकी सरकार, आप लोगों के सत्ता जो है आपके हाथों से फिसल गई। लोग आकलन कुछ भी करें, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के दीर्घ जीवन के अनुभव अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। उन अनुभवों का लाभ मध्य प्रदेश की कांग्रेस को मिल रहा है। 1.25 साल की सरकार थी, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति बोलने लगा था कि एक नए राजनीतिक दृष्टिकोण का व्यक्ति हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और एक नई दिशा में राजनीति जा रही। जो निर्णय लिए गए वो जनहित को इतने अच्छे लगे कि आज भी कमलनाथ जी सरकार चली गई, लेकिन सहानुभूति आज भी कमलनाथ जी के साथ है। प्रदेश की जनता चाहती है कि एक बार फिर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अब सरकार जाना, भ्रष्टाचार के पैसे से आप विधायकों को खरीद लो, उसे कौन रोक सकता है? सहानुभूति अगर कांग्रेस के साथ है, सत्ता जो चली गई, तो वो सहानुभूति को कांग्रेस एनकैश तो नहीं कर पा रही ना? उपचुनाव हुए नहीं एनकैश कर पाए, कितनी सारी चीजें मैं बता देता हूँ।
28 उपचुनाव हुए एक साथ। जो विधायक बिके, जो मंत्री बिके थे, कोई 35 करोड़, कोई 50 करोड़ में, उनकी सीटों पे चुनाव था। बीजेपी को मात्र बहुमत के लिए एक सीट चाहिए थी 28 में से, हमको 28 की 28 चाहिए थी। अब देखिए, इतना चमत्कार तो संभव नहीं है। जनता ने सोच लिया कि चूंकि अब एक ही सीट चाहिए बीजेपी को, तो सरकार तो उनको ही बनना है, इसलिए उनका वोट बढ़ गया। वरना 100% कमलनाथ की ही सरकार बनना थी। पर अब बड़ा डिफरेंस है, 28 जीतना और 1 जीतना। अब जो चुनाव आ रहे हैं साल भर बाद, हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता का बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट है कि कुछ भी हो जाए, किसान परेशान है, उसका नौजवान बेटा पढ़ लिख के बेरोजगार है, महिलाओं का बजट बिगड़ गया, भ्रष्टाचार की रोज़ नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं, पोषण आहार घोटाला, करम डैम फूट जा रहा है और कई डैम फूटने के कगार पे। तो ये सारी बातें जनता देखती है। शिक्षकों पे लाठी प्रहार हो रहा है, तो जनता सोचती है ना कि ऐसी सरकार। 2018 में ही देखिए शिवराज के चेहरे को नकार दिया था जनता ने, अब उसी बात से चेहरे को कैसे 2023 में चुनेगी जनता। चलिए बीजेपी की बात करते हैं। कांग्रेस की तो हमने बात की, बीजेपी में अभी जो है कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि कई बार लोग बात करते हैं बीजेपी बहुत 3 भागों में बट गई है। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस से जो मंत्री गए थे, जो गए हैं बीजेपी में, वो कहने लग गए हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, चीफ सेक्रेटरी पे निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो भाजपा इस समय देश में है और जो प्रदेश में है, यदि आप दृश्य उठा के देखेंगे तो 60% लोग कांग्रेस के बेटे हैं, दिल्ली की सरकार में भी और मध्य प्रदेश की सरकार में भी। तो आयातित लोगों से बनाई हुई सरकार है। अब किसी के मन में पीड़ा होती है तो व्यक्त तो करेगा ही। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, चीफ सेक्रेटरी पे सवाल उठाए, ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो जब एक सरकार में बैठा हुआ मंत्री महसूस कर रहा है, तो क्या आम जनता महसूस नहीं कर रही होगी? तो ये अभी गोपनीय रूप से मोहन भागवत जी 5 दिन भोपाल में रहे। उन्हीं दरमियान ये भ्रष्टाचार जो हुआ है, करम डैम का फूटना, वो पोषण आहार, वो तमाम सारी चीज़ें वो देख के गए हैं। तो शिवराज चौहान ने भोपाल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। ये उनके हाईकमान में ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि इस व्यक्ति से जीता नहीं जा सकता, ये व्यक्ति कभी भी बदला जा सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कद्दावर नेता गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे कई नाम हैं जो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। मतलब ये कहूँ कि उद्वेलित हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लहर है अंदर ही अंदर। कांग्रेस, अच्छा आप, मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस में अच्छा कोई सी गुटबाजी बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगे। सब कमलनाथ जी के झंडे के नीचे दिग्विजय सिंह हो, पचौरी हो, अरुण यादव हो, सज्जन वर्मा हो। गुटबाजी खत्म हो गई कांग्रेस में? डेफिनेटली आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह के हाथों को भी काम दे रहे हैं, पचौरी जी के हाथों को भी काम दे रहे हैं, सज्जन वर्मा के हाथों को भी काम है, अरुण यादव की ड्यूटी अलग लगा रखी है। मीटिंग में सारे लोगों ने एक साथ मिलकर उस दिन बोला था, मैं भी था उस मीटिंग में, कि कुछ नहीं, कमलनाथ जी जो निर्णय लेंगे, हम सारे वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी के निर्णय के साथ खड़े हुए हैं। तो हम में तो अब नहीं है गुटबाजी, लेकिन बीजेपी में 3-3, 4-4 धड़े हो गए। तो संकट के दौर से बीजेपी गुजर रही है। क्या लग रहा है अगले साल जो विधानसभा चुनाव है, आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है अब एकजुट है, तो बीजेपी बटी हुई है, तो अगला जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें आप कैसे देख रहे हैं? चलिए कांग्रेस में तो एकजुटता आ गई है, एक हो गए, तो बीजेपी में कैसा रहेगा? देखिए, चुनाव का निर्णय, परिणाम तो जनता तय करेगी। अभी जब ये टिकटों का वितरण होगा ना भाजपा में, आप देखना कितना बवंडर उठता है, कितने लोग शहीद होंगे। और जो नटखट बालक एक गया है बीजेपी में, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
ये नया नाम दे दिया आपने उनको। अब मैं तो यही कहूँगा, मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, बहुत अच्छे संबंध हैं। कई बार उन्होंने मेरी मदद की, कई बार मैंने उनकी क्रिकेट के चुनाव में मदद की है। तो एक जिद्दी बालक की तरह उनका रूप होता है। जब टिकटें बटेंगी, अब आप देखना तो सही, कितनी तलवारें निकलती हैं, क्या होगा, कितना कई लोगों के पूर्वज से ग्रसित होकर टिकट काटे जाएंगे। मैं तो कहता हूँ गोपाल भार्गव जैसे लोगों के टिकट कट सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। बिल्कुल कट सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। जिस ढंग से बीजेपी में अंतर कला है, सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, शिवराज चौहान पुनः मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो ये जो मारकाट मचेगी, ये मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा बवाल कभी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ होगा बीजेपी में, जो इस बार टिकट में होगा। टिकट के समय होगा। और किसको ये फेस प्रोजेक्ट करेंगे आपको लगता है बीजेपी? अभी तो उन्होंने कहना चालू कर दिया है। देखिए, मैंने अभी कहा कि 2018 के चुनाव में शिवराज के चेहरे को प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, तभी कांग्रेस की सरकार बनी। अब इनके स्टेटमेंट दिल्ली से आने लगे हैं कि किसी भी राज्य में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी के नाम पे वो समझ रहे हैं कि अलादीन का चिराग ले आया नरेंद्र मोदी, उनके नाम से हर जगह जादू हो जाएगा। शायद ऐसा नहीं। बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। काफ़ी उनको जो है पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, लोग उमड़ रहे हैं। इसका कितना फ़ायदा आप देखते हैं कांग्रेस को होगा आने वाले समय में? देखिए, बात कांग्रेस के फायदे की नहीं है। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा उद्देश्य ये है कि जिस तरह भारत की फिजाओं में, भारत की हवाओं में एक धीमा जहर नरेंद्र मोदी के द्वारा घोला गया है, हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, धर्म मजहब का, ये जहर जगह जगह बवाल पैदा कर रहा है, लोगों में वैमनस्यता बढ़ा रहा है। उस जो हमारी मूल भावना हमारे संविधान की है, हमारे देश की है, सर्वधर्म समभाव और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, वो भावनाएं खंडित हो रही हैं। उन हवाओं में, उन फिजाओं से जहर खत्म हो, इसलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले हैं। वो नौजवान से भी इंटरेक्शन करते हैं रास्ते में जो मिलता है, खेतीहर मजदूर से भी इंटरेक्शन करते हैं, किसान से भी, और महिला मिलती हैं उनसे भी इंटरेक्शन करते हैं कि बताओ तुम क्या कठिनाइयों में जी रहे हो, क्या कठिनाइयाँ हैं। वो सारी बातें करते हुए वो निकल रहे हैं। एक नया दस्तावेज तैयार होगा इस देश के लिए। घटनाओं का जिक्र भी हो रहा है, लिख भी रहे हैं, किससे मिले, क्या बातें हुई। तो देश का सही आकलन करके जब हम 2024 के चुनाव में लोकसभा में उतरेंगे, उन सारी बातों का समाहित हम अपने वचन पत्र में करेंगे। तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी 5 महीने चलना, कंटिन्यू चलना, ये अपने आप में और अपने देश के लिए, अरे ये तो वही परिवार है जिसने आज़ादी के समय भी इनके नाना के पिता मोतीलाल नेहरू ने अपने, उस समय के अरबपति थे, स्वतंत्रता का आंदोलन उस समय खजाना खोल दिया था गांधी जी को बुला के कि गांधी जी, जो राशि कभी कम नहीं पड़ने दी जाएगी, आंदोलन में जितना आपको ज़रूरत है संसाधनों की ले लीजिए। नेहरू जी ने कई जवानी के कई बरस अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जेल में बिताए। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब देश आज़ाद हो जाता है तब इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की बलिदान देती है। उनके बेटे राजीव गांधी बम से उड़ा दिए जाते हैं आतंकवाद नक्सली। लेकिन इसी बात का तो जो है बीजेपी क्रिटिसाइज करती और कहती कि कांग्रेस जो है वो एक परिवार, एक ही नाम पे की पार्टी है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे नया,
आपके जो बाकी जो सीनियर नेता हैं वो समय समय पे कहते रहे हैं कि जो है बहुत वहाँ पे नेपोटिज्म हो गया है कांग्रेस में, और गांधी परिवार के अलावा किसी और को अध्यक्ष एक बनना डायलॉग चाहिए। मैं आपकी बात पूरी कर देता हूँ। वंशवाद। परिवारवाद। 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया था, तमाम परिवारवाद। सारी गोल बात करते हुए परिवारवाद और वंशवाद पे आखिरी आके उनका अभी उनका एजेंडा पूरे देश में वंशवाद बड़ा हानिकारक है, परिवारवाद बड़ा हानिकारक है। जरा मोदी साहब जरा आप बता दीजिए, आपके परिवार में, आपके भाजपा के इतने कद्दावर नेताओं के परिवार में किसी ने स्वतंत्रता के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था क्या? देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद किसी का बलिदान हुआ इस देश के लिए? वो वंशवाद आपको याद नहीं आ रहा है, वो परिवारवाद याद नहीं आ रहा है। परिवार राजनीति में याद में आ रहा है कि राजनीति में ये हो रहा है। अरे जिस परिवार ने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें दी, एक डोर में देश को बांध के रखा, उस पर आप उंगली उठा के कांग्रेस, मैं सज्जन वर्मा, कांग्रेस का खून मेरी रगों में, मैं जानता हूँ कि नेहरू गांधी परिवार से अलग हटके मैं सोच भी नहीं सकता। आपके बारे में भी बीच में ये खबर थी कि आप बीजेपी में जा सकते हैं, आप नाराज़ चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से, और आपको भी ऑफ़र है बीजेपी में जाने का। नहीं, असल में हुआ ये है, 15 अगस्त के दिन मैं जिस ज़िले में राजनीति करता हूँ, जहाँ से सांसद विधायक रहा, देवास ज़िले की प्रभारी मंत्री हैं यशोधरा जी। 15 अगस्त के दिन हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि सज्जन सिंह जी, आपने कांग्रेस का झंडा उठा रखा है, आप तो बीजेपी में आ जाओ। मैंने उन्हें कहा कि धीरे बोलो, यदि शिवराज चौहान ने सुन लिया तो आपसे नाराज़ हो जाएगा। अब उन्होंने स्नेहवश कहा था, मेरे उनके बड़े अच्छे संबंध, मैं जब सांसद था वो भी सांसद थी, कई बार हम साथ में एमएलए रहे, कभी मैं मंत्री रहा, कभी वो मंत्री रही, तो मेरे ज़िले की प्रभारी हैं, तो कटसी के नाते कुछ समस्याओं के लेके मिले थे। तो ये एक बात उठी कि यशोधरा जी ने ऑफ़र दिया है। आप ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे आगे चल के? मैंने कभी तो उन्हें कह दिया कि आपकी भी कुर्सी खतरे में पड़ जाओगी यदि मुझे आप बीजेपी में ले गई। सबसे ज़्यादा नाराज़ शिवराज मुझसे ही रहता मध्य प्रदेश में। जिस व्यक्ति ने मुझे आज तक सरकारी मकान नहीं लेने दिया, भोपाल में इतना वरिष्ठ नेता हूँ, शिवराज, मतलब मुझसे कितना अंदर ही अंदर जलन होगी, राजनीतिक विद्वेषता होगी। इस कद के व्यक्ति को सरकारी मकान। तो बीजेपी में नहीं जाएंगे? खून, मैंने अभी तो कहा, कांग्रेस का खून रगों में दौड़ता है। परिवारवाद की बात हम लोग कर रहे थे, तो बीजेपी में ये अब है कि परिवार वालों को, फैमिली मेंबर्स को टिकट नहीं देंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सबके घर में कोई ना कोई तैयार है। देखो, एक बात समझ लो, पहला उद्देश्य तो आपका ये होना चाहिए, यदि राजनीति में हो तो मंदिर की घंटी बजाने तो नहीं आए हो, सरकार बनाने ही आए हो ना, कि सरकार बने और हम लोग प्रदेश की सेवा सरकार के माध्यम से कर सकें। पहला उद्देश्य तो है कि जीतने वाला कौन। यदि आपका मापदंड है, आपकी कोई कसौटी है, उस कसौटी पे यदि कोई व्यक्ति खरा उतरता है, आपको जीत के सीट ला के देता है, तो पहला मापदंड तो वही ठीक है। अब उसके बाद आप परिवारवाद, वंशवाद पे चले जाओ, देख लो, सरकार बनाना प्राथमिकता है, पर एक दो जगह इस तरह की घटनाएं हो सकती है, वरना कोई हमारे वहाँ इस तरह नहीं होगा कि हम बाप को भी दे दिया, बेटे को भी दे दिया, इसको दे दिया, ऐसा। जो बार बार कांग्रेस आरोप लगाती है, कहती है कि विधानसभा का सत्र पिछले कई सालों से जो है कम होता जा रहा है, अवधि कम करते जा रहे हैं, डिस्कशंस नहीं होते हैं, पटल पे जो है वो विधेयक रख दिए जाते हैं और उसको तुरंत पास कर लिया जाता है, चाहे अपोजिशन वॉकआउट कर ले या कुछ। तो ये जिस तरह का जो अभी विधानसभा होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? एक पलायनवादी मुख्यमंत्री इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसका नाम है शिवराज चौहान। आपका प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा अभी ख़त्म हुई, एक एक महीने का सत्र चला। वहाँ तो कोरोना का भय नहीं है, वहाँ किसी और बात का भय नहीं था, एक एक महीना बरोबर
राज्यसभा लोकसभा चली, लोगों को प्रश्न उठाने का मौका मिला, जनहित के मुद्दे उठाए गए। मध्य प्रदेश में क्या कोरोना का भय है, क्या किस बात का डर है जो मुख्यमंत्री सदन नहीं चलाते हैं, 1 दिन 2 दिन में सत्र खत्म हो जाता है। अब मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य भी हूँ, जहाँ तय होता है इस बात को कि सदन कैसे चलेगा, लेकिन जो कार्य मंत्रणा समिति में जो बिंदु तय किए जाते हैं उनमें कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होता है, वो इम्प्लीमेंट पूरा उसका उल्टा होता है। हाँ। तब एक पलायनवादी मुख्यमंत्री से हम अपेक्षा जो जनहित के मुद्दों से डरता है। आज महंगाई का ज़बरदस्त दावानल निगल जा रहा है प्रदेश देश की जनता को, बेरोजगार नौजवान करहांज रहा है, वो शिक्षक ज़मीन पे आंदोलन करता है, उसे लाठी खाना पड़ती है, किसान परेशान हैं, महिलाओं का बजट गड़बड़ा है, तो भी वो 4 बार घोटालों के की कहानी मुख्यमंत्री लिखी जा हैं। रही। तो भी वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अब मैंने कहा ना भ्रष्टाचार इतना कर दिया, अभी कितने घोटाले तो आपके चैनल दिखा रहे हैं। पोषण आहार का घोटाला आपने दिखाया, पेंशन घोटाला, 17 साल तक शिवराज चौहान उसे FIR की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जैन आयोग ने रिपोर्ट दे दी। पेंशन क्या है आपको पता है? जिस तरह पोषण आहार गरीब गर्भवती महिलाओं के अंदर पलने वाले गर्भवत शिशु के लिए, अबोध बच्चियों के लिए, वैसे ही पेंशन का जो घोटाला हुआ, वृद्ध उन लोगों का जीवन यापन कैसे हो, उसके लिए एक बड़ी छोटी सी राशि दी जाती है। लाखों लोगों के नाम पे वो पैसा खा गए, उस गरीब वृद्ध का हक नहीं मिलने दो। 17 साल तक इस मुख्यमंत्री ने फाइल पटक के रखी। आप जैसे बता रहे हैं इतने सारे घोटाले हैं, तो कांग्रेस उनको क्यों नहीं उठा पा रही, जनता तक क्यों नहीं ले पा रही? अभी पोषण आहार का हम अभी उठा रहे हैं, खूब उठाया आंदोलन के। अभी मैं परसों ही देवास में दे के आया हूँ ज्ञापन। गूंगी भी लंगड़ी लूली बहरी सरकार के सुनती है। हम तो विपक्ष की आवाज़ हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। लूले लंगड़े बहरे लोगों से हम अपेक्षा ज़्यादा नहीं करते। कि आपने चूंकि कहा था कि जो अगले साल विधानसभा चुनाव है उसमें जो टिकट जब वितरण होगा बीजेपी में, तो खूब जो है वहाँ पे विस्फोट की स्थिति रहेगी। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो कांग्रेस में आ सकते हैं, या वो कुछ ऐसे नेता आप लोग के संपर्क में हैं? देखिए, अब मित्रता तो सबसे रहती है, और हर दल को अपने लोगों पे विश्वास करना चाहिए, अपने दल के नेताओं पे विश्वास करना चाहिए। अपने दल में ही आपको सेकंड लाइन को तैयार करना चाहिए जो मजबूती से किसी भी चुनाव का मुकाबला कर सके। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम अपने दल के अंदर जो सेकंड लाइन है उसे मजबूत करके उसी को टिकट दें। अब कोई आना चाहता है, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय होता है। आप स्वदेश न्यूज़ के चैनल ऑफिस में आप आए, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की, इतने सारे अपने सारे विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुक्ता जी। तो ये थे कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जो स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर आए थे और उन्होंने हमारे खास कार्यक्रम सबकी बात में हिस्सा लिया। बहुत विस्तार से चर्चा की, जो राजनीति है मध्य प्रदेश की, कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी में किस तरह के हालात हैं। तो इस बार का एपिसोड बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।